नहीं, कमलनाथ पे तो मैं कहना चाहूँगा ये कि बीजेपी अपने में ना ज्वाइन कराए तो अच्छी बात है। हो सकता है कहीं ये कांग्रेस बन के दीमक की तरह चाट जाए। कश्मीर में पिछले 5 सालों से विकास हुआ है, रास्तों का विकास हुआ है, पानी की फैसिलिटी आई है और सबसे ज़्यादा यह है कि हालात कंट्रोल में है। यही तो कह रहा हूँ, ये खालिस्तानी है साहब। इन्होंने एजेंडा बना लिया कि इलेक्शन का टाइम है, अगर हम पूरा का पूरा अपना फोकस बना के माहौल बिगाड़ेंगे तो इनको जो है रिहा कर देगी सरकार। ले दंगा फसाद नहीं करते, पुल के ऊपर से टीन तोड़ के फेंक रहे हैं, ये कोई किसान थोड़ी हैं। और इलेक्शन से पहले ही ये आंदोलन क्यों? इलेक्शन से पहले भी तो हो सकता था ये आंदोलन। फिर ये गलत है। ये आने वाले समय में जनता जागरूक है, बिल्कुल इसको कोई नकार नहीं सकता। ओनली फॉर बीजेपी तो बीजेपी। तो भाई साहब किसानों, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से भी विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि ये जो बीजेपी है ये कांग्रेसियों को शामिल करते करते कि ये कांग्रेस ना बन जाए जैसे कमलनाथ। नहीं, कमलनाथ पे तो मैं कहना चाहूँगा ये कि बीजेपी अपने में ना ज्वाइन कराए तो अच्छी बात है। हो सकता है कहीं ये कांग्रेस बन के दीमक की तरह चाट जाए, तो अगर सतर्क रहे तो अच्छी बात है। बशर्ते क्या उनकी राजनीति है कह नहीं सकते, लेकिन जनता की, आम जनता की राय है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल जी। बाकी वो शामिल करते हैं तो उनका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में भी ऐसे गठबंधन हुआ। बिहार में अगर अकेले बीजेपी लड़ जाती तो मैं 100% श्योर कहता कि बीजेपी की सरकार बिहार में बननी है। क्यों? पलटू के साथ इधर, पलटू के साथ उधर, जब उसमें गए क्राइम बढ़ गया, फिर बीजेपी का थामन साध लिया, इसलिए क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है कि कांग्रेस के साथ नीतीश जी का कुछ भला होने वाला था। लौट के अपने घर को फिर आ गए। तो ये देखिए किसान जो आए हुए हैं बॉर्डर पे, वो सिर्फ एमएसपी की तो मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साहब, एमएसपी ठीक है, हम वो कहते हैं कि 70 रुपए किलो, हम कहते हैं 100 रुपए किलो गेहूं करो। 100 रुपए का गेहूं कौन खाएगा? जनता ही तो खाएगी। जब जनता 150 रुपए किलो का खाएगी तो महंगाई कौन झेलेगी? जनता ही तो झेलेगी। वो 100 रुपए किलो का एमएसपी किसको जाएगा? बड़े किसानों को, छोटे किसानों को नहीं जाएगा। छोटा किसान तो घर में 1 कुंटल उपजाने वाला आदमी है, उसमें कितना कमा लेगा? वो जो हजारों कुंटल उपजाने वाले हैं उनको फायदा है इससे। तो वो गरीब जनता तो मर जाएगी, 150 रुपए किलो का आटा खाएगी। वो फिर कहेगी हाय बेरोजगारी बढ़ गई जी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कौन दे रहा है? ये किसानी तो दे रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहा। वाजिब मूल्य होना चाहिए जिसमें कि किसान का भला हो, जनता का भला हो, देश का भला हो। और नहीं तो ये गलत चीज़ें हैं कि ये कर दो वो कर दो। करना था 13 में 10 मांगे मांग ली गई। 3 पे डिबेट चाहिए, डिबेट करने क्यों नहीं जाते भाई? उन्होंने तो ये भी कहा है कि जितने भी जो अरेस्ट करे गए हैं, लाइक जैसे वो पार्लियामेंट में हमला करने वाली नीलम आजाद हो, वो 6 निहंगे सिख जिन्होंने पुलिस वाले के हाथ पैर काट के बैरिकेडिंग पे लटका दिया, सबको रिहा करना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ, ये खालिस्तानी है साहब। इन्होंने एजेंडा बना लिया कि इलेक्शन का टाइम है, अगर हम पूरा का पूरा अपना फोकस बना के माहौल बिगाड़ेंगे तो इनको जो है रिहा कर देगी सरकार। लेकिन मैं कहता हूं कि आप क्या कहेंगे तो फिर कहेंगे जी ऐसे बोलते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन किसानों के विरुद्ध जो वहां बैठे हुए हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की फंडिंग पे जी रहे हैं। विपक्ष वालों ने उकसाया हुआ है, खालिस्तानी है बिल्कुल साहब, और कोई नहीं। पंजाबी क्यों? दूसरा स्टेट भी तो आ सकता था। पंजाबी क्यों? सोचने का टाइम है, जनता जागरूक है। 70 साल बीजेपी तो बीजेपी, मोदी और फिर योगी, कोई नकार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता साहब। इन्हीं से देश का भला होना है, और देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। तो बिहार से किसान नहीं आए हैं? बिहार से किसान नहीं आए? तो हम कह रहे हैं साहब कि बिहार के किसान कहाँ गए, यूपी के किसान कहाँ गए? आप बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 24 का इलेक्शन बीजेपी को जीत जान दो। अगर इन साहब को लटका नहीं दिया, वो क्या नाम है, वो तो टीवी पे दिखते नहीं भैया, वो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया साहब। वो टिकैत नप नहीं गए तो नाम बदल देना। 24 सब टिकैत नप जाएंगे। नप गए जी। लगता है राकेश टिकैत कुछ करने वाले। इतने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने, 1000 करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, जनता को लूट के बना रखी है। नप गए वो तो। 24 निकलने दो बस, टिकैत साहब का खेल खत्म। इसीलिए तो न्यूज चैनल पे नहीं आ रहे हैं, और नहीं तो इतने कूदते थे। उनका बंद। लेकिन भाई साहब एक मांग उनकी और है। उनकी मांग ये है कि फसलों को अगर हम जलाएंगे तो सरकार हमें कुछ कहे नहीं। अगर आप बिहार से दिल्ली से हैं और अगर प्रदूषण आता है तो आम जनता को तकलीफ होगी या नहीं होगी? तो ये तो सोच का फर्क है, यही तो सोच का फर्क है साहब। एक तरफ कहते हो पोल्यूशन दिल्ली बढ़ गया तो वहाँ पोल्यूशन पे आवाज उठाते हो, दूसरे किसान की जलाने की बात करते हो। इस सोच को आप खुद देखोगे क्या कहोगे? ये सोच को आप खुद देखोगे क्या कहोगे? ऐसी सोच को कि उधर भी चाहिए, इधर भी, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा जी। या तो आप फसल जला लो या पोल्यूशन पे आवाज मत उठाओ। पोल्यूशन पे आवाज उठाते हो तो फसल मत जलाओ। अच्छा, 2 बातें कर लो।
भाई पहले के ज़माने में जलती थी फसलें, ऐसी बात नहीं है, वो खाद के रूप में, लेकिन उस समय पेड़ पौधे थे। आज पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है। लेकिन आपने कहा आप दिल्ली से हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने एक वायदा करा था कि अगर हम पंजाब में सरकार बनाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा केमिकल है कि अगर हम फसलों को डालेंगे उसके ऊपर तो वो पराली से फसल बन जाएगी। उस केमिकल का क्या हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब ये तो सवाल ना वो पंजाब के किसानों को जाके केजरीवाल साहब से पूछना चाहिए कि जो केमिकल गई कहाँ। मैं कह रहा हूँ जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से लेके आज तक ऐसा झूठा नेता हमने देखा नहीं, ऐसा दगाबाज हमने देखा नहीं, ऐसा नेता जिसने किसी को ठगा छोड़ा नहीं, ऐसा नेता पहली बार ये पैदा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल उसके पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता रह चुका हूँ। अच्छा। लेकिन हमने सोचा समझा, हमने छोड़ दिया। साहब सिर्फ बीजेपी तो ओनली फॉर बीजेपी, और कोई रास्ता नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, सबको हाथ में रोजगार चाहिए तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। देश को सोने की चिड़िया दोबारा बनानी है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। लेकिन लोग विपक्ष के जो नेता है वो ये कहते हैं कि बीजेपी क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी। मैं कहता हूं साहब आप ये भी तो सोच के कभी देखो कि इतने सालों से कांग्रेस ने जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा अटका रखा था और इसी पे इलेक्शन लड़ती थी, सिर्फ कांग्रेस ने मुसलमानों को गुमराह करने के अलायदा कुछ छोड़ा नहीं, सिर्फ ठगा है, भविष्य नहीं किया। हाथ में मदरसों में पढ़ाने का काम किया। उनके लिए क्या कॉलेजों में नहीं थी पढ़ाइयाँ? डॉक्टर नहीं बन सकते थे वो, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, हैं क्या पायलट नहीं बन सकते थे, रेलवे में नहीं जा सकते थे? नहीं किया। क्यों? मूर्ख रहेंगे तो हमारी सत्ता चलती रहेगी। आज मुस्लिम महिला जागरूक है, मुस्लिम बच्चे जागरूक है, इसलिए बीजेपी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या? मुकेश कुमार। अच्छा, जिस तरीके से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आपको लगता है कि देश में जब लागू होगा तो इसका असर दिखेगा? मैं कह रहा हूँ साहब कानून वही बनना चाहिए जो जनता के हित में हो। बस झूठ बोलने के ऊपर सबसे पहले कानून बनना चाहिए। जो नेता झूठ बोल के जनता को गुमराह करे और साबित ना कर पाए उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। या तो आप आरोप लगाते हो, तय करो, वो जेल जाए, आपसे आरोप तय नहीं होता है तो ये जेल जाए। कानून बनना चाहिए, हम उसका पक्षधर हैं। बाकी जनता को गुमराह मत करो, जनता जागरूक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, फिर भी दिल्ली की जनता जो भोली भाली भटकी हुई है, जो प्रोटेस्ट कोई भी प्रोटेस्ट हो, नेता कभी मरते हुए देखा? नेता कभी लाठी खाते हुए देखा? मरती कौन है? जनता। लाठी कौन खाती है? जनता। अरे भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो संभल जाओ। कौन पिटवारा कौन है और मार खा रहे हो तुम? सोने की रोटी वो चाँप रहा है, आलू के पराठे आपको भी नहीं मिल रहे हैं। जाते हो लाठी खा के चूतर मसलते हुए चले आते हो। ये तो सोचने का विषय है दिमाग से। आप सोचो, इनके पीछे मत चलो, कुछ नहीं है। हमारे गुरु ने कहा नेता के अगाड़ी और गधे के पिछाड़ी कभी नहीं चलना चाहिए साहब। हम उस मानसिकता के। मेरे गुरु ने पढ़ाया, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़े दिन में अमीर विद्वान हो जाओगे। तो मैंने जीवन में अमल किया, मैं थोड़ा कमाऊंगा भाई साहब, थोड़े दिन में अमीर हो जाऊंगा, ज़्यादा कमाऊंगा, ज़्यादा दिन में अमीर होऊंगा। अच्छा। जी हाँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं साफ हूँ, स्वच्छ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। इस उम्र में भी 16 घंटे से 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, पुख्ता हेल्दी रह के 12 महीने, कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे कश्मीर के व्यापारी भी हैं। ये देखो, आज कहते हैं कि जी बीजेपी ने विकास किया। मैं बताता हूँ आपको कश्मीर का राग। पटनी टॉप के इलाके में 12 घंटे में ट्रक पटनी टॉप पार करता था। 12 घंटे शाम को चलता था तो सुबह श्रीनगर पहुंचता था। भाई साहब आज 15 मिनट टनल से पार करने में लगता है। 12 घंटे का सफर 15 से आधे घंटे का हो गया। तो भाई साहब कश्मीर में विकास हुआ है ऐसा? कश्मीर में पिछले 5 सालों से विकास हुआ है, रास्तों का विकास हुआ है, पानी की फैसिलिटी आई है और सबसे ज़्यादा यह है कि हालात कंट्रोल में है। हालात कंट्रोल में है। हाँ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि धारा 370 हटने के बाद तो और अत्याचार हो रहा है। वो वही जाने, जिन्होंने वो धारा बनाए और जिन्होंने तोड़ा है वो वही जान सकते हैं। हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जनता खुश है। अच्छा। जनता वहाँ खुश है, जनता खुश है। बट ये है कि थोड़ा सा समय लगेगा कश्मीर को भी थिंकिंग बदलने में, क्योंकि पुरानी सोच के लोग अभी भी है। देखो 70 हटी पत्थरबाजी खत्म, 70 हटी फंडिंग खत्म, 70 हटी वहाँ के जो नाजायज तरीके से नेता जो मिसयूज करते थे जनता के पैसों का वो खत्म। आप देखो कश्मीर जाके देखो, हाईवे ऐसे बन गए, G20 को लेके सड़कें का विकास इतना हो गया, डल झील इतनी साफ सुरक्षित हो गई,
जन्नत है साहब, घूम के आओ। मैं तो जनता से कहूँगा घूम के आओ, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। कश्मीर में जैसे ही मोदी जी का जब राज आया था, पीडीपी से जब गठबंधन करा था उन्होंने, तो आपको ऐसा लगा कि वो मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि विपक्ष का ये बहुत बड़ा आरोप हमेशा से रहा है कि जो बीजेपी है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रहती है। नहीं, जो सत्ता में आता है वो फिर किसी का विरोधी नहीं रहता है, क्योंकि उसको एक मुखिया के तौर पर या एक बड़ा होने के नाते लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जोहर अहमद है। जोरम। हाँ, तो आप एक मुस्लिम होने के बाद भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आज जो भी सत्ता में आता है उसको ये सोच कर चलना पड़ता है कि धंधे ना हो, फसाद ना हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर रहे। ये सबसे, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पे पढ़ाई के मामले में भी कुछ काम हुआ है? पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो मुलाजिम है वो वक्त पर ड्यूटी दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पहले जो पिछले दौर में जो था तो आम आदमी उनके पास जाने से कतरा रहे थे। हाँ, तो इस वक्त हालात दूसरे किस्म के हैं। वहाँ पर जो भी आम आदमी जाता है तो वो खड़े रहते हैं। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को ये कहता है कि बीजेपी हमेशा महिला विरोधी रही है। आपको लगता है कि महिला विरोधी है? हाँ, क्या? मैंने अच्छा, आपको लगता है कि महिला विरोधी है जिस तरीके से आपके घर में लोग रहते हैं? नहीं, महिला विरोधी कहाँ है, वो तो महिला को और ज़्यादा सुरक्षा दे रही है। अच्छा। हाँ, और क्या। आज कश्मीर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि बच्चा मतलब साक्षर है, और कश्मीर के अंदर जितने नए नौजवानों ने नौकरियां ली हैं उतनी नौकरी कहीं नहीं ली होगी। आज हर घर के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहने की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, अपना कारोबार देखने में तेज है। जो चीज़ें वहाँ के मुताबिक थी आज बच्चे खुद अपने आप को ढाल रहे हैं उससे। लेकिन हाँ, कश्मीर के अंदर एक कमियां तो हैं, जैसे नाली का विकास नहीं हुआ। हम कस्बों में घूमते हमें देखने को मिला है, मैंने खुद इस चीज़ पे सोचा है। थोड़ी सी पानी की कमी है वहाँ पे, साफ़ सुथरा पानी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान देगी तो हो सकता है कश्मीर के हालात और अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क के साइड में हर किसी की टीन लगी हुई है। अब वहाँ क्या चाहिए, सड़क पे अगर बारिश का पानी रहेगा सड़क पे रुकता है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, सड़क के कोने कोने नालियाँ बननी चाहिए। और कहने का मतलब है जो बड़ा बड़ा काम था वो हुआ है। क्या आपको भी लगता है बीजेपी सरकार में काम हुए हैं? हाँ, काम तो हुए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कुछ काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है। ना ना, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम ही अपोजिशन में रहने का है। अच्छा। उसको तो बोलना ही होगा। उसको तो बोलना ही होगा, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताइए, एक आरोप और लगा है और जो कि सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, मोदी सरकार किसानों के विरोध में है। नहीं, कोई किसान कहाँ? साउथ इंडिया के कोई किसान कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का कोई किसान कर रहा है? केवल पंजाब के ही तो कर रहे हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम है। मतलब पंजाब, ये सब फैब्रिकेटेड है। अच्छा, सब फैब्रिकेटेड है। मतलब पंजाब और हरियाणा के सिर्फ अपने स्टेट से। हरियाणा में नहीं कर रहे, पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब, अच्छा। हाँ, पंजाब के ही हैं जितने भी हैं। तो मतलब जिस तरीके से वो एमएसपी की बातें कर रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है एमएसपी? आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अगर एमएसपी लगाते हैं, इस समय 22 फसलों पे एमएसपी है, और ज़्यादा करते हैं तो देश का बजट इतना ख़राब हो जाएगा कि 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना। 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़।